हम लोग कल बात कर रहे थे कब्जा पर, और कब्जे पर जो इंट्रोडक्टरी बातचीत थी वो हुई थी। कब्जा क्या हो सकता है, क्या लोगों की समझ में कब्जा क्या होता है, कब उत्पन्न होता है, आदि आदि। तो कुछ इंट्रोडक्टरी बातचीत ऊपर हुई। अब कब्जे की बात शुरू हो गई। कल हमने बात की थी कि कब्जा ये स्वामित्व से थोड़ा ही कम है, और स्वामित्व से थोड़ा कम इसलिए क्योंकि स्वामित्व आपको संपूर्ण संसार को वस्तु के प्रयोग से अपवर्जित करने का हक ये दे देता है। स्वामित्व अगर किसी वस्तु पर आपको प्राप्त है तो आप पूरी दुनिया को उस वस्तु के नियंत्रण और उपभोग दोनों से वंचित कर देंगे, और केवल नियंत्रण और उपभोग इसी से वंचित नहीं करेंगे, बल्कि उस वस्तु के संबंध में जितने अधिकार कानूनन हो सकते हैं सबको इस्तेमाल करने का हक आपको संबंधित वस्तु के संबंध में प्राप्त हो जाएगा, और कानून आपके इस हक का संरक्षण करेगा। इससे स्वामित्व किसी वस्तु के संबंध में वस्तु से संबंधित होने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। आप किसी वस्तु से संबंधित हो गए स्वामी के तौर पर, तो आपकी जो स्थिति है उस वस्तु के संबंध में वो सबसे बेहतर है। उससे बेहतर कोई स्थिति हो ही नहीं सकती। और इसलिए कहा था कि स्वामित्व वस्तु के संबंध में संभव सभी प्रकार के अधिकारों का समुच्चय है। दैट इज अ बंडल ऑफ राइट्स विच कैन बी अचीव्ड बाय ए पर्सन। ठीक है, किसके? एक वस्तु के संबंध में। लेकिन स्वामित्व प्राप्त हो, इसके लिए सभी विधिक व्यवस्थाओं में कुछ तथ्यों का विद्यमान होना ये पूर्ववर्ती आवश्यकता है। स्वामित्व एकदम नहीं मिल जाएगा, और स्वामित्व आज की तिथि पर अर्जित करने का तरीका ये तो कानून से निर्धारित हो गया है। आज की डेट पर आप अचल संपत्ति विक्रय के माध्यम से, दान के माध्यम से, बंधक के माध्यम से, पट्टे के माध्यम से, वसीयत के माध्यम से, उत्तराधिकार के माध्यम से ये प्राप्त कर लेंगे। लेकिन ये संपत्ति आपके पास है तभी तो आपका उत्तराधिकारी उसे प्राप्त करेगा, तभी तो आप उसका वसीयती बयान ये कर पाएंगे। या कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है तो माल विक्रय अधिनियम है, वो आपको बता रहा है कि किस ढंग से आप उसके स्वामित्व का अंतरण ये कर सकते हो, किसी अन्य को अपने ही समान उसका स्वामी बना सकते हो। लेकिन प्राथमिक समाज में प्रारंभिक तौर पर सबसे पहली बार यह स्वामित्व कैसे प्राप्त हुआ होगा, प्रश्न तो यहां पर है। और जो बिल्कुल प्राथमिक समाज में स्वामित्व कैसे मिला होगा इस पर विचार शुरू होता है, तो फिर विभिन्न तर्क हमें मानकर चलने पड़ते हैं, क्योंकि बिल्कुल शून्य से शुरुआत यह होनी है। उस समय कानून नहीं है, राज्य नहीं है, वो पूर्व विधिक स्थिति है। विधिक स्थिति नहीं है वो, अभी कानून और राज्य आए ही नहीं है। और इस दशा में जब हम शुरुआत करते हैं तो मैथमेटिक्स का तरीका वो अपनाते हैं कि हम मान लेते हैं कि सामाजिक समझौता हुआ होगा। जब हम लोग स्कूल पढ़ना शुरू करेंगे तो एनालिटिकल इसी बात पर आलोचना करेंगे कि आप कानून का प्रारंभ कल्पना से मानते हो। आप कहते हो सामाजिक समझौता हुआ, कब हुआ, किसके बीच हुआ, उसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। लेकिन हर चीज का ऐतिहासिक प्रमाण नहीं होता, कुछ तो मानकर चलना ही पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कह सकते हम कुछ भी नहीं मानेंगे।
कुछ तो मानना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसे आपने कहते भगवान को नहीं मानते हैं तो मत मानो, कुछ तो मानना ही पड़ेगा। बिना कुछ भी माने नहीं चल सकता। तो सामाजिक समझौता, इससे राज्य पैदा हुआ होगा। यह संपत्ति, ये पहली बार किसी की स्वर्जित संपत्ति बनी हो, इसके विभिन्न सिद्धांत ये प्रकाश में आए थे। श्रम का सिद्धांत था, सामाजिक समझौते का सिद्धांत था, कब्जे और दखल इसका सिद्धांत था। आखिर पहली बार संपत्ति किसी तरीके से तो अस्तित्व में आई होगी, किसी तरीके से तो व्यक्ति की स्वर्जित संपत्ति बनी होगी, और फिर संपत्ति का अर्जन और विकास उसने किया होगा। लेकिन प्राथमिक तौर पर कैसे आया होगा? ठीक है, संपत्ति ये संकल्पना किसी पदार्थ के संबंध में किस प्रकार अस्तित्व में आई होगी, क्योंकि प्राथमिक तौर पर तो व्यक्ति रहा होगा और ईश्वर द्वारा उत्पन्न किए गए वे लाभ, वे पदार्थ जो कि संपूर्ण संसार में सभी मनुष्यों के, ठीक है, उपभोग के लिए स्वयं ईश्वर द्वारा निर्मित होंगे। इतना ही तो होगा, इससे डिफरेंट कुछ हो ही कैसे सकता है? इसमें से मान्यताएं शुरू हुई, और मान्यताएं शुरू हुई भौतिक नियंत्रण कुछ पदार्थों पर आपका आ गया, और जो मानव की सहज वृत्ति है उसी से सारी चीजें निकल रही हैं। आज भी आप एक रास्ते पर लगातार निकलते रहो, उस रास्ते से अपनापन हो जाता है। आपसे कहा जाए दूसरे रास्ते चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको अच्छा नहीं लगता है दूसरे रास्ते से निकलना। यह हैबिचुअल एक्शन है आदमी का। यही आखिर वृत्ति मूल रूप से मानव की ये तो नहीं बदली। जो मूल वृत्ति है जिसे नेचुरल इंस्टिंक्ट कहा जाता है, वो आदमी की बदल ही नहीं सकती। इसीलिए शेर पालतू नहीं हो सकता और पालतू जानवर जंगली नहीं हो सकता, और इसीलिए वन विभाग को रोका जाता है कि आप बंदर पकड़कर जंगल में नहीं छोड़ेंगे, बिकॉज इट इज अ टाइप ऑफ एनिमल क्रूएलिटी। इसका मतलब तो यह, आपने मौत का फरमान सुना दिया उसे। वो बंदर जो शहर में पैदा हुआ, या तो वो जंगल में ही पैदा हुआ, तो वो जंगली वातावरण से परिचित हो जाएगा। इससे तो आप मार डाले उसे, बात खत्म हो गई। क्योंकि वो तो सिर्फ आपने मारने का विकल्प खुद उपयोग ये नहीं किया है, बाकी अप्रत्यक्ष रूप से तो आपने मार ही दिया है। क्योंकि जंगल के वातावरण में वो कुछ हासिल तो नहीं कर पाएगा, कैसे करेगा? हो ही नहीं पाएगा। तो मूल वृत्ति ये नहीं बदलती है, इसी को नेचुरल इंस्टिंक्ट कहा जाता है। तो मानव की भी मूल वृत्ति ये नहीं बदली। मूल वृत्ति उसकी है, वो चीजों का, जिन चीजों का उपभोग लगातार करता है, उन चीजों से उसे लगाव ये अनुभव होता है, और इसी लगाव में वस्तुओं पर भौतिक नियंत्रण उसका प्रारंभिक अवस्था में पैदा कर दिया। लेकिन ये जो भौतिक नियंत्रण आया, क्या इसके कारण कब्जा उसका मान लिया जाए? क्या इस दशा को कब्जा कहा जाए? भौतिक नियंत्रण तो उसका आ गया, लेकिन इस दशा को कब्जा अभी नहीं कहा। ठीक, अभी कब्जा उस सेंस में, जिस सेंस में कानून में कब्जा जाना जाता है, अभी नहीं जन्मा, यानी विधिक कब्जा अभी नहीं आया। कब्जा आ गया ऐसा आप कह सकते हैं, लेकिन इस कब्जे में वो विशेषता पैदा नहीं हुई अभी। जो कब्जा इसे विधिक कब्जा ये बना देगा, अभी वो स्पेशलिटी, अभी वो स्पेसिफिकेशन नहीं आया है, अभी वही स्थिति है
जो शुरुआती दौर में थी, यानी जिसे प्राकृतिक कब्जे की दशा यह कहा गया है, प्राकृतिक कब्जे से विकास हुआ है, ठीक है, विधिक कब्जे की ओर। और विधिक कब्जे को ही सामान्य तौर पर कब्जा यह कहा जाता है। अभी प्राकृतिक कब्जे से कब्जे, विधिक कब्जे की दशा यह आई नहीं है। अभी कब्जा सिर्फ वैसा ही है जैसा ईश्वर ने पैदा किया था, यानी अभी प्राकृतिक कब्जे की दशा है। और इस प्राकृतिक कब्जे को ऑप्शन ने कई बार कहा है कि इस प्राकृतिक कब्जे को सेविनी ने निरोध या अवरोध इसकी दशा कहा है, डिटेंशन कहा है। और ये डिटेंशन आज भी दिखाई देगा, अभी चर्चा करेंगे हम लोग। आज भी कब्जे का यह स्वरूप दिखाई देगा। इसी दशा को एंग्लो अमेरिकन विधिशास्त्रियों ने निगरानी या अभिरक्षा कहा है। इसी को उन्होंने कस्टडी कहा है कि भौतिक नियंत्रण यह स्थापित हो गया है। लेकिन अभी आपको वो ताकत नहीं मिली है जो इस कब्जे को आपके विधिक कब्जे में बदलकर इसके प्रयोग की न्यूनतम सुरक्षा यह आपको उपलब्ध करा देगी। क्योंकि पदार्थ जिसे आपने अपने भौतिक कब्जे में ले लिया अपनी मूल वृत्ति के कारण, क्योंकि मूल वृत्ति आपकी यही है, जिस चीज से आप लगातार संव्यवहार करते हो उससे लगाओ ये अनुभव करते हो। दुनिया में जितनी वस्तुएं थी वे सभी मानव प्राणियों की सामान्य संपत्ति थी, नो डाउट, लेकिन वे सभी प्रॉपर्टीज सभी मानव प्राणियों द्वारा एक साथ एक समय में उपयोग होती हो यह स्थिति नहीं थी। ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं आपके घर में भी जो आपकी ही है, लेकिन वे सब आप एक समय में एक साथ उपभोग करते हो ये जरूरी थोड़ा ही है। उनमें से कुछ आप लगातार उपभोग करते रहे और वे आपको अपनी सी लगने लगी, बिकॉज इट इज योर नेचुरल इंस्टिंक्ट, ये आपकी मूल वृत्ति है। और नेचुरल इंस्टिंक्ट बदलती नहीं, आज भी आपकी है वही नेचुरल इंस्टिंक्ट। आपको अपनापन फील होने लगता है जब किसी से लगातार मिलते हैं, किसी वस्तु का उपभोग लगातार करें। और इस मूल वृत्ति ने आपके मन में यह भाव पैदा किया कि इस वस्तु का उपभोग अब मेरे अलावा कोई ना करे। और जब यह भाव पैदा हुआ आपका, तो इस भाव को रक्षण की जरूरत पड़ी, इस भाव को रक्षण की जरूरत पड़ी। और इस रक्षण की जरूरत ने राज्य को पैदा कर दिया, क्योंकि राज्य के अलावा कोई नहीं था। लॉकियन थ्योरी यह कहती है कि सब संपत्ति और अधिकार धारण कर रहे थे, लेकिन डर था कि कभी भी कोई भी हस्तक्षेप कर देगा मेरी चीजों में और कोई नहीं होगा मेरी रक्षा के लिए। इस डर ने, इस आवश्यकता ने राज्य को जन्म दे दिया, क्योंकि लॉक से सवाल पूछे गए कि अगर, क्योंकि लॉक मानता है कि प्राकृतिक अवस्था जो थी उसमें मनुष्य बहुत सुख की दशा में था, सबने अपना अपना हिस्सा अपने अपने आप निर्धारित करके अपनी जरूरत के मुताबिक खुद ले लिया था। तो फिर राज्य की जरूरत कहां है? जब सब खुश हैं तो फिर राज्य की जरूरत कहां है? तो राज्य कहता है, लॉक कहता है कि राज्य की जरूरत तो इसी में से पैदा हुई, क्योंकि सब में डर था कि कहीं कोई हस्तक्षेप ये न करते हैं, क्योंकि मूल वृत्ति के मुताबिक तुम्हें लगने तो ये लगा
कि भाई जो मेरे द्वारा धारित वस्तुएं हैं इनका उपभोग कोई और न करे, ये भाव पैदा हो गया। यानी एनिमस अब केवल भौतिक नियंत्रण नहीं है, अब दूसरों को अपवर्जित करने की इच्छा ये भी आ गई है। लेकिन अभी सामर्थ्य नहीं मिला दूसरों को अपवर्जित करने का। ये यूं कहें कि अभी जो सामर्थ्य आपको मिला है दूसरों को अपवर्जित करने का, वो आपका अपना शारीरिक सामर्थ्य है या बौद्धिक सामर्थ्य है। अभी कोई ऐसा सामर्थ्य आपको प्राप्त नहीं हुआ जो सभी पर समान सामर्थ्य का उपभोग कर सके, क्योंकि आपसे ज्यादा सामर्थ्यशाली होंगे वो आपसे छीन लेंगे, और जो आपसे ज्यादा सामर्थ्यशाली है वो भी मानव की जो स्वाभाविक कमजोरियां हैं, यानी सोएंगे तो है ही, तब आप उन्हें मत डालोगे और आप छीन लोगे। यानी एक स्थिति है जो सबके लिए हानिकर है, और हाथ यहां से राज्य की उत्पत्ति मानता है। हाथ कहता ये वो दशा है जहां राज्य की जरूरत हो जाती है, लेकिन वो राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत हैं, उनमें हम नहीं जा रहे हैं। हम फिलहाल तो कब्जे की बात कर रहे हैं, और कब्जे की बात करते हुए आपको उस बिंदु पर रख रहे हैं जहां कब्जे की शुरुआत हुई है, क्योंकि कब्जा जिस रूप में कहा और बोला और समझा जाता है वो विधिक कब्जा है, प्राकृतिक नहीं। ठीक है, उसे जो विधिक कब्जा है उसी को हम कब्जा इस नाम से पुकारते हैं। अब आप में ये इच्छा पैदा हो गई कि दूसरे इसका उपभोग न करें, लेकिन दूसरों को अपवर्जित करने का सामर्थ्य अभी नहीं आया, और आप खुद को अक्षम पा रहे हैं। आप बलवान हैं या निर्बल हैं इससे मतलब नहीं है। निर्बल है तो आपके जागते हुए आपसे कोई आपकी चीज छीन लेगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और अगर बलवान है तो मानवीय स्वभाव की जो कमजोरियां हैं उनके मुताबिक जब आप ऐसी दशा में होंगे कि आपसे आपकी वस्तुएं छीना जाना संभव होगा, तब छीन ली जाएंगी। और बलवान और निर्बल को छोड़कर आप तीसरी दशा में हो नहीं सकते, या तो बलवान होंगे या निर्बल ये होंगे। दोनों ही दशाओं में राज्य की जरूरत है। आप अपने सामर्थ्य से अपनी उन वस्तुओं की जिनके प्रति आपने एक नेचुरल लगाव यह अनुभव करना शुरू कर दिया है, क्यों वे वस्तुएं लगातार आपके नियंत्रण में रही हैं। ठीक है, उन वस्तुओं के प्रति आपके मन में एक इच्छा पैदा हो गई है कि संपूर्ण समाज इससे अपवर्जित रहे, केवल हम ही इसका उपभोग करें। आपके इस भाव की रक्षा करने वाला अभी कोई नहीं है, और आप स्वयं को अक्षम पा रहे हैं अपने इस भाव की रक्षा करने में। अब राज्य की उत्पत्ति शुरू हो गई, अब राज्य आ गया, और राज्य ने आपको न्यूनतम सुरक्षा उपलब्ध कराई कि वो पदार्थ और संपत्ति जो आपके नियंत्रण में है और जिस पर आपका नियंत्रण बनाए रखने की इच्छा भी है, इसके उपयोग की न्यूनतम सुरक्षा आपके ही पास रहेगी, कोई नहीं करेगा इसका उपभोग। यहां कब्जा आ गया, और यही कब्जा जब दखल प्राप्त करेगा तब स्वामित्व यह आ जाएगा। यानी स्वामित्व से पूर्ववर्ती अवस्था, सेकंड लास्ट स्टेज, यह कब्जा है, और यही कब्जे का व्यवहारिक महत्व है। कब्जा इसीलिए महत्वपूर्ण है कि स्वामी से बस कुछ ही कम है। स्वामित्व आपको हक देता है कि आप सारे संसार को अपवर्जित करके वस्तु का उपभोग, और साथ ही साथ वस्तु के ठीक है संबंध में जितने अधिकार कानून द्वारा अनुमन्य हो सकते हैं, अलाउड हो सकते हैं, उन सबको अधिकार पूर्वक आप वस्तु के संबंध में उपभोग में लाओ। कब्जा बस इससे कम
अधिकार आपको देता है। अन्य जो हक है वे इस कब्जे के समान नहीं है। जो कब्जाधारी है उसका सिर्फ स्वामी के प्रति कोई अधिकार नहीं, शेष समाज के प्रति उसके अधिकार स्वामी जैसे। इसलिए कब्जे की स्थिति यह महत्वपूर्ण है। कब्जे की स्थिति इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कब्जा यह आपको वस्तु के उपयोग की न्यूनतम सुरक्षा यह देता है। अगर आप अपना कब्जा साबित कर पाएंगे, इंजंक्शन जारी हो जाएंगे, आज भी ये सारे में आप अपना कब्जा सिर्फ साबित कर पाए तो सेक्शन 6 ये सारे का कहेगा कि अगर संपत्ति अचल संपत्ति है, और सेक्शन 8 कहेगा अगर अचल संपत्ति है तो इंजंक्शन जारी हो जाएंगे और आपको वस्तु के कब्जे में बने रहने का हक मिलेगा जब तक कि कोई और ना आए जो स्वत्व साबित कर दे, अपना टाइटल साबित कर दे, अपना हक साबित कर दे, अपना अधिकार साबित कर दे आपके कब्जे के विरुद्ध। कुछ नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो कब्जे की स्थिति, कब्जा क्या कर रहा है इसलिए महत्व का है। एक तो स्वामी को छोड़कर पूरे संसार के खिलाफ आपको अधिकार दे रहा है। कब्जा इसलिए महत्वपूर्ण है कि वो उपयोग की न्यूनतम सुरक्षा ये दे रहा है आपको, और कब्जा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो स्वामित्व को अर्थ दे रहा है। स्वामित्व एक निरर्थक संकल्पना ये बन के रह जाएगी अगर कब्जा ये हट जाए। ठीक है, फिर स्वामित्व का अर्थ क्या बचेगा? फिर तो बात वही है कि घर तुम्हारा घुसना मत, तो क्या करोगे ऐसे घर का? बोले कपड़े तुम्हारे ही हैं, पहनोगे कभी नहीं, तो क्या मतलब होगा ऐसे कपड़ों का? कब्जा वो हक है, कब्जा वो अधिकार है, कब्जा वो संकल्पना है, कब्जा वो भाव स्थिति है जो स्वामित्व को अर्थ दे देती है। इसलिए कब्जा महत्व का है। और जब भी आप प्रश्न लिखते हैं तो कब्जा का एक व्यवहारिक महत्व, एक आम आदमी की नजर में कब्जे का क्या महत्व है, सबसे पहले जिसे क्वेश्चन का इंट्रो बोलते हैं उसमें यही चीज होनी चाहिए ताकि परीक्षक को यह समझ में आए कि आपने कब्जे की संकल्पना को पूर्ण रूप से समझा हुआ है। और जब आप किसी व्यक्ति के समक्ष, समाज के सामान्य व्यक्ति के समक्ष अपनी बात रखें तो आपकी बात उबाऊ न हो, उसके लिए सरस और सार्थक हो। एक आम आदमी क्या अनुभव करता है कब्जे के साथ, उसके लिए कब्जा इंपॉर्टेंट क्यों? इसलिए क्योंकि हैसियत कब्जा आपकी तय कर देता है स्वामी से जस्ट कम। यह वस्तु के उपयोग की न्यूनतम सुरक्षा आपको देता है और साथ ही साथ स्वामित्व को अर्थ देता है। इसलिए कब्जा महत्वपूर्ण है। कब्जा पैदा कैसे होता है? तो प्रारंभिक तौर पर हम लोगों ने देखा कि प्रारंभिक तौर पर तथ्यता कब्जा है। तथ्यता, तथ्य क्या है? वस्तु की अवस्था, वस्तु से संबंध, यही तो तथ्य है। आप एविडेंस एक्ट में क्या पढ़ के आए? वस्तु, वस्तुओं की अवस्था और वस्तुओं से संबंध। कब्जे में तीनों चीजें दिखाई दे रही हैं। वस्तु, ठीक है, और वस्तुओं से संबंध ये दिखाई दे रहा है कब्जे में। तो प्राथमिक तौर पर कब्जा कैसा है? तथ्यता, डिफेक्टो कब्जा है। डिफेक्टो से डी ज्यूरे इसकी यात्रा हुई है। हमने कहा था कानून में दो शब्द हैं, एक डिफेक्टो, दूसरा डी ज्यूरे। डी ज्यूरे जो स्थिति होती है वो डिफेक्टो न भी हो तो भी कानून में मानी जाती है कि वो स्थिति है, जबकि डिफेक्टो यानी तथ्यता, यानी वास्तविकता में, इन रियल, इन फैक्ट वो स्थिति नहीं होगी। और ये सिचुएशन कचहरी में रोज देखी जाती है। आप रोज
अगर पुरानी सीआरपीसी की बात करें तो 317 ये शायद स्थगन कार्रवाइयों का, ठीक है। स्थगन तो 309 है, कार्रवाई को स्थगित करने की शक्ति वो तो न्यायालय को प्राप्त है 309 में समुचित कारणों से पुरानी सीआरपीसी के मुताबिक। लेकिन 317 ये हक देती है कि आपकी अनुपस्थिति में भी कार्रवाइयां ये चल सकती हैं। 309 में तो स्थगन की ताकत है, न्यायालय को कार्रवाई को स्थगित कर सकते हैं। लेकिन 317 में आपकी उपस्थिति न्यायालय में मान ली जाएगी, जबकि डिफेक्टो आप न्यायालय में नहीं होंगे, कार्रवाइयां आपकी उपस्थिति में चलनी चाहिए, ऐसी सीआरपीसी की अपेक्षा है। सीआरपीसी क्या अपेक्षा है? अभियुक्त की उपस्थिति में विचारण ये होना चाहिए। लेकिन इस बात को ध्यान में रखा गया है कि अभियुक्त ये मानव प्राणी है, वो बीमार हो सकता है, उसे कहीं जाना हो सकता है सामाजिक संबंधों के रहते, तो कुछ हितों में सामंजस्य बिठाया जाए और ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि कार्रवाई भी चले और अभियुक्त की उपस्थिति ये मान भी ली जाए, भले ही तथ्यता वो उपस्थित न हो। इसके लिए कहा कि अभियुक्त का हित प्रतिनिधि यानी उसका वकील अगर उपस्थित है चलेगा, ठीक है। आपको कानून का औचित्य समझ में आना चाहिए। केवल कानून समझ में आने से, कानून याद कर लेने से कुछ नहीं हो रहा है। यू मस्ट नो द जस्टिफिकेशन वाई द प्रोविजन हैज बीन इनेक्टेड सो, ऐसा है क्यों। जब तक ये समझ में नहीं आता तब तक वजह नहीं आता। तो कब्जा प्रारंभिक तौर पर डिफेक्टो पैदा हुआ, डिफेक्टो डी ज्यूरे विदिता, ये तो स्थिति राज्य की उत्पत्ति के साथ है और राज्य की उत्पत्ति के बाद स्थिति यह आई कि अगर वह पदार्थ जो आपके डिफेक्टो कब्जे में था अवैधानिक रूप से, क्योंकि अब विधि, राज्य और विधि एक साथ साथ आ गए, राज्य ने बताया कि आपके कब्जे की जो संपत्ति है जिसे अब रखने का आपको हक मिल गया, वो अगर दूसरे को देना चाहें आप तो किस तरह देंगे, यानी देन का अधिकार मान्य हो गया राज्य के आने के साथ। और देन के उस अधिकार के बिना अगर किसी ने आपकी प्रॉपर्टी ले ली है तो रिस्टोरेशन ऑफ दी प्रॉपर्टी, संपत्ति का, ठीक है, प्रतिस्थापन, ये मान्य हो गया, रेस्टिट्यूशन ये मान्य हो गया, ठीक है, राज्य की अवधारणा के साथ। और राज्य की अवधारणा इसके साथ संपत्ति का जो प्रतिस्थापन या रेस्टिट्यूशन मान्य हुआ, यानी संपत्ति अगर अनाधिकार कोई ले ले तो उस अनाधिकार ली गई संपत्ति को आपको वापस दिलाना, ये जो अधिकार मान्य हुआ है, इसका जस्टिफिकेशन कब्जा ही है कि भले ही संपत्ति आपके भौतिक नियंत्रण से निकल गई, यानी डी फैक्टो आपके कब्जे में नहीं रही, लेकिन डी ज्यूरे आपके कब्जे में मानी जाएगी। अगर डी ज्यूरे आपके कब्जे में नहीं है तो वापस क्यों दिलाई जाए भाई? अगर आपके कब्जे से चली गई तो क्यों दिलाई जाए वापस? उसका तो कोई हक, उसका तो कोई आधार हो ही नहीं सकता। अगर हम मान लें कि कारवां आते गए हिंदुस्तान बसता गया, यहां का मूल निवासी कोई नहीं, अगर हम ये मान लें तो फिर स्वतंत्रता की लड़ाई किससे हो रही थी और क्यों हो रही थी? फिर तो कारवां आते गए और हिंदुस्तान बसता गया, फिर तो अंग्रेजों का भी कारवां आ गया, ठीक है। फिर तुम कौन भाई? तुम
किसी से ये कहोगे अगर कि तुम निकलो, ये मेरा है, किस हक पे? जब आप अपना हक साबित करेंगे तभी तो कह पाएंगे ये। अगर आप ये मान लेंगे कि कारवां आते गए और हिंदुस्तान बसता गया, तो एक और कारवां आ गया, फिर तुम कौन और हम कौन? भाई किससे मांग रहे हो, क्यों मांग रहे हो? व्हाट इज द, ठीक है, जस्टिफिकेशन? आपका सैद्धांतिक आधार क्या है? और बिना सैद्धांतिक आधार के कोई बात नहीं चल सकती। बिना सैद्धांतिक आधार के गुंडों की बातें होती हैं, गुंडों की। एक गुंडे की बात और एक ठीक व्यक्ति की बात, इसमें फर्क कहां है? फर्क तो यही है, ठीक व्यक्ति सिद्धांत के आधार पर बात करता है और गुंडा बिना किसी सिद्धांत के। यही तो फर्क है। अन्यथा गुंडे की बात भी है तो बात ही है, लेकिन वो किसी सिद्धांत पर नहीं। हम कह रहे हैं बस ये बात खत्म, तो इसलिए नहीं माना जा सकता। सिद्धांतों पर बात चलेगी। तो कब्जे की शुरुआत तथ्यता कब्जे से हुई, तथ्यता, डी फैक्टो कब्जा। और विधिक कब्जा ये डी ज्यूरे कब्जे का विकास है। तथ्यता शुरुआत हुई, और अगर हम तथ्यता कब्जा इसी को कब्जा मानेंगे तो कब्जे के संरक्षण का कोई आधार नहीं बचेगा। इसीलिए विधिता कब्जे की संकल्पना, इसका विकास हुआ। कब्जे की शुरुआत कहां से हुई? डी फैक्टो कब्जे से। डी ज्यूरे तक यात्रा पहुंची है कब्जे की, कब्जा विकसित हुआ है डी ज्यूरे तक। और इसीलिए विकसित हुआ क्योंकि लोगों में ये इच्छा पाई गई कि जो चीज उनके कब्जे में है वो उनके कब्जे में रहनी चाहिए। इसी इच्छा ने राज्य को जन्म दे दिया और राज्य ने यही सुरक्षा दे दी कि जो आपके पास है आपके पास रहेगा, और अगर ये छीन लेंगे हम दिलाएंगे, हम दिलाएंगे आपको। यही तो राज्य की गारंटी है, जिसको एसआरए के माध्यम से आज भी सुरक्षित किया है। ठीक है, प्रारंभिक दशा में राज्य ने यही भूमिका निभाई कि हम आपको वापस दिलाएंगे वो चीजें जो आपसे जबरदस्ती छीन ली जाएंगी। प्रारंभिक जब राज्य नहीं है, राज्य की जरूरत क्यों है? इसीलिए क्योंकि तथ्यता कब्जा इसको संरक्षित हो ही नहीं सकता। ये फिर तो चीज आपके कब्जे में तब तक है जब तक किसी ने छीन नहीं ली। अब छीन ली, उसके तथ्यता कब्जे में राज्य है ही नहीं, कानून है ही नहीं। संपत्ति का विकास संपत्ति के तौर पर आपने किया, झाड़ जंगल ये थे साफ करके खेती योग्य हमने बनाया, हमने 2 घंटा पाप के रखे, छीन लिया आपने। श्रम का कोई मूल्य नहीं, ठीक है, श्रम का कोई मूल्य नहीं। और वही बात कि मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, हमें तो फ्री में मिली है, तो हम तो उसका मैक्सिमम इस्तेमाल करेंगे ही नहीं। न्यूनतम जितना हमसे हमारा जीवन सुख से कट जाए इतना ही करेंगे। इससे प्रॉपर्टी भी बर्बाद होगी और हमें मुफ्तखोरी की आदत भी लगेगी और समाज में गुंडागर्दी का विकास होगा। यही राहुल गांधी कर रहे हैं, वो जो बता रहे हैं कि 55% प्रॉपर्टी हम तो ले लेंगे आर्थिक सर्वे कराकर। भाई आप यही तो करोगे, किस आधार पर? भाई क्यों? कौनों में होते हैं आप लेने वाले? कोई सैद्धांतिक आधार नहीं। तो ये तथ्यता कब्जा की जो स्थिति थी इसे विधिता कब्जे में बदला गया। ठीक है, तथ्यता कब्जा प्रारंभिक शुरुआत में कब्जा तथ्यता कब्जे के रूप में मान लो। आज भी तथ्यता कब्जा देखा जाता है। कब? टेलर तथ्यता कब्जे में होता है, लेकिन कब्जे में रखने का आशय उसका नहीं होता। वो बार बार तुम्हें फोन करता है अपना कपड़ा ले जाओ आके। ठीक है, तथ्यता कब्जे में वही है।
लेकिन कब्जे में रखने का आशय नहीं है उसमें। ठीक, एजेंट तथ्यता कब्जे में है। ऐसा नहीं कि तथ्यता कब्जा आज होता ही नहीं, होता है तथ्यता कब्जा। और कब्जे की शुरुआत यहीं से हुई थी, लेकिन विदिता कब्जा अच्छा कब्जा यह माना गया है। जब कब्जे का, ठीक है, कब्जा बनाए रखने का आपका आशय भी आ जाता है। और कब्जे के साथ दिक्कत यही है कि तथ्यता कब्जा आज भी कब्जा माना जाएगा और उसको भी संरक्षण देगा कानून। जबकि भाई आप या तो तथ्यता कब्जे को कब्जा कहो, या विदिता कब्जे को कब्जा कहो, या तथ्यता विदिता दोनों जब कब्जे हो तब कब्जा कहो। लेकिन कब्जे की संकल्पना की जो कठिनाई है वो यही है कि कानून आज भी तथ्यता कब्जे को भी मान्यता देता है, विदिता कब्जे को भी मान्यता देता है, और तथ्यता और विदिता कब्जा दोनों को मान्यता देता है। यह संदर्भ है जिसमें तय किया जाएगा कि इस संदर्भ में तथ्यता कब्जे को मान्यता दे, विदिता कब्जे को मान्यता दे, या तथ्यता विदिता दोनों कब्जा जब हो तब हम कब्जा माने किसी व्यक्ति का। हम लोगों ने अकृत्य पढ़ा था, अकृत्य में हम लोगों ने देखा था सेवक उधार दिया जा रहा था, सेवक उधार दिया जा रहा था मशीनरी के सहित, सेवक मशीनरी के सहित उधार दिया जा रहा था। ठीक है, अक्सर समाज में आप देखते हैं किसी की गाड़ी आपने मांग ली, ठीक है, टैक्सी बुला ली, जो टैक्सी का ड्राइवर है वो आपके हिसाब से चलता है। आप बताएंगे दिल्ली चलोगे, दिल्ली जाएगा, आप बताओगे। यदि आपके भौतिक नियंत्रण में टैक्सी दिखाई दे रही है, और देखिए वस्तु आपके नियंत्रण में है या नहीं है यह वस्तु की प्रकृति से निर्धारित होगा। वस्तु पर जिस तरह का नियंत्रण संभव होगा, अगर उस तरह का नियंत्रण आप वस्तु पर रखते हैं तो वस्तु आपके नियंत्रण में है। जो गाड़ी या टैक्सी है उस पर इसी प्रकार का नियंत्रण संभव है कि चालक को अनुदेश देने पर, चालक यदि आपके अनुदेशों का पालन कर रहा है तो टैक्सी आपके भौतिक नियंत्रण में है। मकान पर ताला लगाकर चले जाने का हक यह आपको मिला हुआ है, मकान आपके भौतिक नियंत्रण में है। छिपकली की तरह मकान पर चिपट जाने की कोई अपेक्षा ये नहीं है, क्योंकि वस्तु की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार का नियंत्रण संभव है उस प्रकार का नियंत्रण आपके पास है। आप जब चाहो ताला लगा दो, चले जाओ, जब चाहो जहां चाहो चले जाओ। इसलिए मकान आपके नियंत्रण में है, और नियंत्रण की इस दशा को तथ्यता कब्जा ये कहते हैं। यद्यपि मकान पर विदिता कब्जा भी है, क्योंकि मकान से के उपयोग से आप सबको वंचित रखना चाहते हो। तो हम लोगों ने जब देखा था आप में कि सेवक मशीनरी के सहित उधार जा रहा था, प्रश्न उठा था एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि एक्सीडेंट अगर होगा तो सेवक नहीं स्वामी का प्रतिनिधिक दायित्व है। ठीक है, सेवक लायबल नहीं है, प्रतिनिधिक दायित्व किसका है? स्वामी का, विकेरियस लायबिलिटी। अब जब विकेरियस लायबिलिटी तो स्वामी तय करना है, और स्वामी कौन है? जिसे वस्तु के संबंध में विधि द्वारा अनुमन ने समस्त अधिकार प्राप्त है, जिनमें कब्जे का अधिकार शामिल है। ठीक है, मुख्यतः कब्जे का अधिकार होता है जिसके आधार पर अब स्वामी निर्धारित करते हैं। ठीक है ना, स्वामित्व यूं तो अधिकारों का समुच्चय है, और जिसे एक अधिकार भी वस्तु के संबंध में प्राप्त है उसे हम संपूर्ण स्वामी न कहें, लेकिन अपूर्ण स्वामी तो मानना ही होगा। हम लोगों ने देखा था अपूर्ण स्वामित्व, जब स्वामित्व की व्याख्या कर रहे थे तो अपूर्ण स्वामित्व और संपूर्ण स्वामित्व दोनों देखे, और तब आपसे बात हुई थी कि अगर वस्तु के संबंध में आपको एक हक प्राप्त है तो आप अपूर्ण स्वामी है,
और सारे हक आपको प्राप्त हैं तो आप संपूर्ण स्वामी हैं। ऑस्टिन ने अलग व्याख्या की थी। ऑस्टिन ने कहा था कि नहीं, उपभोग की दृष्टि से असीम होना चाहिए, व्यय की दृष्टि से अनिर्बंधित होना चाहिए, ठीक है, और अवधि की दृष्टि से असीमित होना चाहिए, तभी कोई स्वामी है। पैटर्न ने, सारे लोगों ने ऑस्टिन की आलोचना की थी और कहा था ये तो पूर्ण स्वामित्व का लक्षण है, जबकि आज की डेट पर अपूर्ण स्वामित्व ये भी है। लेकिन मूल लक्षण स्वामित्व का जो माना है वो कब्जा माना है, कब्जा। अब प्रश्न उठ रहा है, क्योंकि सेवक का उत्तरदायित्व तो नहीं है अप्रति की दशा में, स्वामी का उत्तरदायित्व है। और जब स्वामी का उत्तरदायित्व है अप्रति की दशा में, तो स्वामी निर्धारित करना पड़ेगा। और स्वामित्व का मूल लक्षण कब्जा है, अन्य लक्षण भी है, लेकिन मूल लक्षण कब्जा है। किसके कब्जे में है? ये सेवक और ये मशीनरी, ये तय होना है। भौतिक नियंत्रण में आपको दिख रहा है, आप कहते हैं दिल्ली चलो, दिल्ली चला जाता है, आप कहते हैं। न्यायालय ने उसे नहीं माना, न्यायालय ने कहा ना, जिसकी थी सेवक मूल रूप से जिसका नौकर था, मूल रूप से जिसका कर्मचारी था, और मूल रूप से मशीनरी जिसकी थी, वो है स्वामी, वो उत्तरदायी अप्रत्य के लिए। हालांकि वहां हम लोगों ने यह भी देखा था, जब तक कि जो वर्तमान नियंत्रण कर रहा था उसने इतना ज्यादा हस्तक्षेप न कर दिया हो कि वो स्थानापन्न बन गया हो उस सामान्य स्वामी के। अगर ऐसा नहीं है तो उस सामान्य स्वामी ही सेवक का स्वामी बना रहेगा। न्यायालय ने बहुत सारे कारण दिए थे इस प्रकार की स्थिति और इस प्रकार की बात के लिए। उन्होंने यह भी कहा था कि अगर हम ये अनुमन्य कर रहे हैं कि साहब जो है, जो तात्कालिक नियंत्रण रख रहा था सेवक पर और मशीनरी पर, वो स्वामी है, तो सेवक जितनी बार मशीनरी लेकर जाएगा उतनी बार उसका स्वामी बदल जाएगा। और कई बार तो यह भी होगा कि स्वामी को पता ही नहीं होगा, स्वामी को सामान्य स्वामी, कि इस समय वो किसका सेवक है। क्योंकि जैसे ट्रक मालिक है, हमने ट्रक लिया, आपको दे दिया, चलाइए। अब हमें थोड़ी मालूम है शाहजहांपुर में बैठे, तुम्हें तो माल जहां मिलेगा, गुवाहाटी मिलेगा, तुम गुवाहाटी चले जाओगे, लंदन मिलेगा, लंदन बात कह दी। यानी जिस हिसाब बताओ, जिसका माल ला दो वो तुम्हारा स्वामी, तो फिर हम कौन है? और फिर अगर कोई दुर्घटना हो गई तो सेवक को स्टैट्यूटरी तौर पर स्वामी जो लाभ देने के लिए, ठीक है, बाध्य है, वे लाभ कौन देगा सेवक को? नियोजन की संविदा के अंतर्गत वो आपका नियोजी बनता है। और संविदा दोनों पक्षकारों की सहमति से ही हो सकती है, तो ये सैद्धांतिक विरोध आ जाता है। वो आखिर नियोजन की संविदा तो हमसे हुई, वो दूसरे से कैसे कर लेगा? और दूसरा तुमसे कर ले, मेरा कैसे रह गया? ये सारी दिक्कतें थी। तो जूरिस्प्रूडेंशियल अप्रोच से ये निर्धारित हुआ था कि नियंत्रण न भी हो तो भी स्वामी रहेगा। कब्जे की यही दिक्कत है। अब यहां, ठीक है, हमारा प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं दिख रहा। भाई प्रत्यक्ष नियंत्रण कहां है? प्रत्यक्ष तो तुम्हारा है, लेकिन कब्जे में बनाए रखने की इच्छा है मेरी। भौतिक नियंत्रण हो चुका है, फिर भी कब्जा है, फिर भी कब्जा है, ठीक है, और हम ही कब्जेदार माने जाएंगे। अब कई बार टेलर कपड़ा लिए बैठा है, यानी प्रतिधारण, यानी रिटेल का मामला है, प्रतिधारित करने का मामला है। कब्जा रखने की उसकी कोई इच्छा नहीं, लेकिन तुम टेलर की दुकान से बिना पैसे दिए अपनी ही चीज उठा लो, चोरी लिख जाएगी तुम्हारे खिलाफ। चोरी कब्जे के विरुद्ध अपराध है। भाई चोरी तो कब्जे के विरुद्ध है, इसमें तो कुछ समझने लायक नहीं है। और टेलर की कतई इच्छा नहीं, वो रोज तो फोन करता, आपका ले काहे नहीं जाते हो? उसकी बिल्कुल इच्छा नहीं है, मानसिक तत्व का अभाव है, तथ्यता कब्जा है, फिर भी ठीक है। किराएदार तथ्यता कब्जे में है,
किराएदार अगर बदतमीज नहीं है तो वो ये मानता है कि मकान मालिक मालिक है, हम नहीं है मालिक। और वो कहता है कि भाई भैया वो जिस दिन कहेंगे हमें छोड़ना होगा। उसकी संपत्ति पर कब्जा बनाए रखने की कोई इच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी अगर मकान मालिक किराएदारी अधिनियम द्वारा उपलब्ध कराए गए आधारों को छोड़कर मनमाने ढंग से उसे बेदखल करना चाहे तो धारा 6 है उसके कब्जे के अधिकार के संरक्षण की। तो तथ्यता कब्जा आज नहीं है ऐसा नहीं कह सकते आप। तथ्यता कब्जा भी है, विदिता कब्जा भी है, और तथ्यता और विदिता दोनों कब्जे ये भी है। आप ये कह ही नहीं सकते कि प्राकृतिक कब्जे की स्थिति खत्म हो गई है। तो इसलिए संकल्पनाओं को समझना होगा। कब्जे की दिक्कत यही है। स्वामित्व को आप परिभाषित कर सकते हैं। स्वामित्व के लिए आप कह सकते हैं कि स्वामित्व वस्तु के साथ ऐसा संबंध है जो कानून से पैदा होता है और कानून इस संबंध को उत्पन्न करता है कुछ विशेष तथ्यों के अस्तित्व में आ जाने के आधार पर, और इस संबंध से संबंधित हो जाने के की दशा में वस्तु व्यक्ति की संपत्ति बन जाती है। और वस्तु की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार का नियंत्रण उस वस्तु पर संभव हो उस प्रकार का नियंत्रण रखने का हक स्वामी को आ जाता है। और उस वस्तु से जितने प्रकार के लाभ संभव हो जिन्हें कानून उससे लिया जाना अनुमन्य करता हो वे समस्त लाभ लेने का हक स्वामी को आ जाता है। स्वामित्व की परिभाषा आप कर सकते हैं, कब्जे की कैसे करोगे? आप कहोगे कब्जा एक ऐसा संबंध है व्यक्ति का जो तथ्यता कब्जे की अपेक्षा करता है, यानी यथार्थ कब्जे की अपेक्षा करता है, और साथ साथ इन रियल पोजीशन की अपेक्षा करता है। साथ साथ कब्जेदार में इस कब्जे को बनाए रखने की इच्छा यह भी होनी चाहिए। अब बच्चा भाग गया, खो गया मेले में, ठीक है, अब हमें मालूम ही नहीं, अभी तो हमें मालूम ही नहीं वो खो गया। खो जाना इसी दशा का नाम है जब वस्तु से वंचित, वस्तु या व्यक्ति से वंचित हो जाने का ज्ञान यही आपको बाद में हो, ठीक है ना। तो खो जाना इसी दशा का नाम है। आपको मालूम ही नहीं तो ना तो आपके भौतिक नियंत्रण है, क्योंकि वो तो है नहीं, इनफैक्ट आपका नियंत्रण कहां है, वो तो खो चुका है। और जब है ही नहीं तो फिर कब्जे बनाए रखने की इच्छा कहां से आ गई, क्या हो गया? लेकिन फिर भी आपके कब्जे में मानेंगे। यहां अपकृत्य विधि में हमारे कब्जे में कतई नहीं है, हमारे कब्जे में बिल्कुल नहीं है। हम सामान्य स्वामी है, सेवक चला गया है सारी मशीनरी लेके, भौतिक नियंत्रण में किसी के, लेकिन मेरी इच्छा है इस आधार पे। तो तथ्यता कब्जा, विदिता कब्जा, और तथ्यता विदिता दोनों कब्जे आज भी कानून में माने जाते हैं। कब्जे की डेफिनेशन, ठीक है, कब्जे की डेफिनेशन विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न तरीकों से की है, ठीक है। तो कब्जे की डेफिनेशन बहुत सारे विद्वानों ने बहुत तरीकों से की है। सेविनी है, सेविनी कब्जे की डेफिनेशन करेंगे। वो कहते हैं कि कब्जे में भौतिक नियंत्रण धारण करने का आशय, धारण करने का आशय नहीं, नियंत्रण वस्तु पर बनाए रखने का आशय, दोनों चीजें होनी चाहिए। सेविनी की आलोचना भी होगी। सेविनी से पूछा जाएगा कि उन मामलों के बारे में आपका क्या कहना है जिन मामलों में नियंत्रण करने के आशय की अनुपस्थिति है, सिर्फ तथ्यता कब्जा है। क्योंकि अगर आप डेफिनेशन कर रहे हैं, अगर आप कहते हैं कि हम ठीक हैं, तो आपको साबित करना होगा कि आप ठीक हैं। जैसे अरविंद केजरीवाल दावा करते हैं ना कि वो दुनिया के कट्टर ईमानदार हैं, तो फिर उन्हें साबित करना होगा कि रिश्वत का आरोप झूठा ही सही। लेकिन आप तो ये कहते थे ना कि जिस पर आरोप लगे उसे तत्काल इस्तीफा देना चाहिए, आप तो ये कहते थे। तो दूसरे दे रहे नहीं दे रहे उससे मतलब क्या है?
आप जो कुछ कहते थे वो मापदंड आपके मूल्यांकन के लिए तो इस्तेमाल होगा। आपका मूल्यांकन तो आपके मापदंड से होगा। सब चोर है मान लिया हमने, आप अपनी बात करो। आपने ये कहा था, आप तो लिस्ट लिए घूम रहे थे। आप तो ये बताते थे एफआईआर लिखे आदमी को इस्तीफा दे देना चाहिए। अब तुम्हारे खिलाफ बेल कैंसिल हो गई है तुम्हारी सुप्रीम कोर्ट से, तुम कहते हो नहीं हम तो इस्तीफा नहीं देंगे। ठीक है, तो सवाल तो आपकी नैतिकता का है। आप जो कहते हो उस पर आप कितना ठीक हो। ये तो ठीक है कि कानून में तथ्यता कब्जा वो भी मान्य है, विदिता कब्जा वो भी मान्य है, तथ्यता और विदिता कब्जा ये भी मान्य है। लेकिन आप तो कहते हो कि कब्जा भौतिक नियंत्रण और भौतिक नियंत्रण बनाए रखने का आच है, दोनों को मिला देने पर ही निर्मित होता है। आप तो ये बता रहे हो। तो when you are saying conclusively such type of statement, when you are delivering such type of a statement conclusively, तो आपकी बात का मूल्यांकन तो आपके आधार पर होगा। आप ये बताओ कि किराएदार प्रतिधारण की दशाएं यानी रिटर्न करने की दशाएं यानी टेलर के द्वारा कपड़े का रखा जाना, वस्तु पड़ी पाने वाले का, ठीक है, वस्तु पड़ी पाने वाले का जो वस्तु में हक है। और छोड़िए, हम ये कहते हैं कि अगर अमुक काम ये कर दें तो 1 लाख रुपया हम दिए दे रहे हैं, वो इन्हें दे देना, और ये न कर पाए तो इनका 1 लाख हमें दे देना, और हम दोनों लोगों ने 1 लाख 1-1 लाख आपके पास जमा कर दिया। ये 2 लाख रुपया, जैसा अक्सर शर्तों में होता है, शर्तों में यही होता है। आजकल तो चुनाव चल रहा है, मेरी शर्तें लग रही हैं, उन्हें जमा करो पैसे, थर्ड पार्टी के पास जमा हो गए। अब थर्ड पार्टी के पास सत्ता कब्जा है लेकिन आशय नहीं है उसके पास, तो क्या माने? सैवनी के मुताबिक उसका कब्जा है या नहीं? और अगर नहीं है तो अगर चोर उसके घर से चुरा ले जाए तो वो तो रफ्ते नहीं लिखा पाएगा, कैसे लिखाएगा? और उसका कब्जा ही नहीं। भाई कैसे लिखाएगा? भाई कब्जा है ही नहीं तो कैसे कैसे लिखाओगे? और अदालत में तो बात सिद्धांतों के आधार पर चलेगी, फिर तो इस संपत्ति की चोरी का कोई लॉजिक हो ही नहीं सकता। अब देखिए, ज्यूरिस्प्रूडेंस यही काम आ रहा है, आपकी तर्क करने की शक्ति ये बढ़ती चली जाती है। लेकिन ये बढ़ती तब है जब समझो। कब्जा 10 मिनट में याद करके एग्जाम में लिख के पास होगा तो कुछ नहीं होगा, तो कुछ भी नहीं आएगा। है क्या कि चीजों का न्यूनतम ज्ञान आपको जीवन यापन के योग्य बना देता है। लेकिन अगर आप संबंधित क्षेत्र में उच्चतम दशा में जाना चाहते हैं तो चीजों का संपूर्ण ज्ञान आपको होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जिनके नाम सुन रहे हो उन्हें क्या कोई और आईपीसी पढ़ी है? बस इतना है, चीजों का संपूर्ण ज्ञान उन्होंने हासिल किया है, जो चीज है उसे पूरी तरह पढ़ा है। और तुम जिनके नाम यहां सुन रहे हो जो जीवन यापन सिर्फ कानून से कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? सिर्फ उन्होंने चीजों का बड़ा आंशिक ज्ञान प्राप्त किया है। सीआरपीसी रट ली, समझ नहीं ली, रट ली। आईपीसी रट ली, समझी नहीं। एविडेंस रट लिया, समझा नहीं, चल रही है जिंदगी पार। मूल सिद्धांत कानून के कभी नहीं आए, और चूंकि कभी नहीं आए इसीलिए कानून पर कोई विश्वास ये कभी नहीं जमा। क्यों विश्वास तो तब आता है ना जब जस्टिफिकेशन पता होता, अन्यथा क्यों आएगा? तो सैविनी से पूछा गया कि भाई ये बता दीजिए, इस प्रकार के कब्जे के बारे में आप क्या कहेंगे? तो बुद्धिमान आदमी तर्क तो गढ़ ही लेता है। तो सैविनी ने कहा कि क्षणिक लुप्ति,
क्षणिक रूप से मानसिक तत्व की कमी, ये क्षणिक रूप से भौतिक नियंत्रण की कमी। ये कब्जे को समाप्त तो नहीं करती, क्योंकि सैविनी की आलोचना देखेंगे, बात करेंगे, लेकिन अभी हम डेफिनेशन पर बात कर रहे हैं। सैविनी ने जो डिफाइन किया है कब्जे को, दो तत्वों के आधार पर, भौतिक नियंत्रण ये भी होना चाहिए, और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, भौतिक नियंत्रण बनाए रखने का आशय ये भी होना चाहिए। होम्स, जस्टिस होम्स, ये कौन है? रियलिस्टिक स्कूल के व्यक्ति हैं, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, और रियलिस्टिक एनालिटिकल है, मूलतः एनालिटिकल है, और रियलिस्टिक परिणाम की व्याख्या करते हैं। रियलिस्टिक क्या कहते हैं? कहते हैं कानून कुछ नहीं है। रियलिस्टिक कानून को क्या बताते हैं? रियलिस्टिकों का जो स्वभाव है वो कैसा? प्रतिक्रियावादी है, रिएक्शनरी है वे, उनका दर्शन रिएक्शनरी है। रिएक्शनरी इसका मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग आम समाज में भी कहते हैं आपसी बातचीत में कि हमें मत समझाओ, हमें मालूम है, इनफैक्ट तुम क्या हो, ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, और इनफैक्ट तुम क्या हो यह हमें मालूम है। शब्दों का ये समूह हम तब उच्चारित करते हैं, तब प्रोनाउंस करते हैं, जब आप एक बात कहते हैं और इनफैक्ट आप वो बात नहीं कह रहे होते हैं, धूर्त होते हैं आप। जैसे केजरीवाल ईमानदारी की बात करता है जिस प्रकार से, ठीक है, जिस प्रकार से वो ईमानदारी की बात करता है, वैसे ही जिस तथ्य स्थिति को इस मुहावरे में व्यक्त किया गया है कि 900 चूहे खाए बिल्ली चली हज को, यह है दशा। तब आप कहते हैं कि हमें मालूम है तुम कितनी हज करने जा रहे हो। दिस इज द रिएक्शन, यह है रिएक्शन की मनोस्थिति। ठीक है, तो आपका रियलिस्टिक विचार के लोग रिएक्शनरी हैं, इसलिए रिएक्शन में वो ये कहते हैं कि हमें मालूम है कानून क्या है, कि कुछ नहीं है कानून जो तुम कानून की किताबों में कानून दिखाते घूम रहे हो, क्योंकि यही कानून है। तो AK गोपालन वो भी ठीक, और मेनका गांधी वो भी ठीक, और अभी रिव्यू कर लेंगे, पता नहीं क्या बता देंगे, और लिखा वही रहेगा, प्राण की स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना नहीं ली जाएगी। क्या बेकार की बात कर रहे हैं, वो कहते मनमानापन है, कुछ नहीं। वो कहते हैं न्यायाधीश डिसीजन तो पहले लिख के रख लेते हैं, तर्क बाद में गढ़ लेते हैं। कुछ नहीं, तय तो पहले दिन कर लेते हैं हमें ये करना है, और तर्क बाद में गढ़ जाएंगे। जबकि होना यह चाहिए कि तर्क पहले सुनिए, डिसीजन बाद में आए। दिखता यह है, वो कहते हैं दिखता यह है कि तर्क पहले सुने, डिसीजन बाद में आए। होता यह है कि डिसीजन पहले है, तर्क तो गढ़ते रहेंगे। यह है रियलिस्टिक विचार। ठीक है, तो जस्टिस होम्स रियलिस्टिक है, और चूंकि वो जस्टिस है इसलिए धूर्तता को बेहतर समझ सकते हैं। खग ही जाने खग की भाषा। ठीक है, कहते हैं कि पक्षी ही पक्षी की भाषा जानता है। तो चूंकि होम्स जस्टिस हैं इसलिए वो खूब जानते हैं कि हम क्या करते हैं, इसलिए उन्होंने लिखा है। तो जस्टिस होम्स ने कब्जे की परिणाम के आधार पर व्याख्या की है, वो परिणाम के आधार पर ही व्याख्या करेंगे, और विश्लेषणात्मक एनालिटिकल परिभाषा उन्होंने दी है। ठीक है ना। उन्होंने कहा कि जब आप ये कहते हैं कि हाँ अमुक व्यक्ति का अमुक चीज पर कब्जा है, जब आप ये बात कहते हैं कि अमुक व्यक्ति का अमुक वस्तु पर कब्जा है, तो वास्तव में जो आप कह रहे होते हैं वो ये कह रहे होते हैं कि अमुक वस्तु के संबंध में अमुक व्यक्ति को अमुक तथ्य प्राप्त हैं, या अमुक अधिकार प्राप्त है, या अमुक व्यक्ति की अमुक वस्तु के संबंध में अमुक स्थिति है, ये कह रहे होते हैं। उसकी सिचुएशन, व्यक्ति की वस्तु के संबंध में क्या है, ये आप बता रहे होते हैं जब आप कहते हैं
कि वो वस्तु उसके कब्जे में है, वो परिणाम के आधार पर व्याख्या कर रहे हैं, ठीक है। और परिणाम भी जो उन्हें दिख रहा है, जो उन्हें दिख रहा है, क्योंकि विश्लेषणात्मक परिभाषा दे रहा है, विश्लेषणात्मक, ठीक है। और वो मूलता कौन है? यथार्थवादी। मूलता कौन है? रियलिस्टिक। तो जो मूल विचार, वो जैसे मूल वृत्ति आपकी नहीं बदलती, ऐसे मूल रूप से सोचने का ढंग ये तो नहीं बदल जाएगा। मूल रूप से ढंग उनका यथार्थवादी है, तो जो उन्हें दिखेगा वही कहेंगे वो, ठीक है। और जो आपको दिखता है वो आप कहते तब है जब दिखने के बाद जो आपको समझ में आता है, यही तो कहते हैं। और समझ में आने की प्रक्रिया क्या है? जो दिखा उसका विश्लेषण किया आपने अपने दिमाग में, और विश्लेषण से जो आपको समझ में आया वो आप कहते हैं, यही तो है प्रक्रिया। तो होम्स जो देख रहे हैं, देखने के बाद जो विश्लेषण है उनका, उस विश्लेषण के आधार पर वो होम्स वो परिभाषित कर रहे हैं कब्जे को, और फिर डेफिनेशन निकल कर आ रही है। तो परिणाम के आधार पर डेफिनेशन दी है होम्स ने, और परिणाम के आधार पर डेफिनेशन देते हुए उन्होंने कहा है कि जब आप कहते हैं कि अमुक व्यक्ति अमुक वस्तु के कब्जे में है, तो वास्तव में आप एक फैक्ट सिचुएशन ये बता रहे होते हैं कि अमुक व्यक्ति का अमुक वस्तु से ये संबंध है, और आप साथ साथ ये भी कह रहे होते हैं कि उस वस्तु के संबंध में कुछ तथ्य जिन्हें एक वर्ग के तथ्य कहा जा सकता है, ये बिल्कुल सत्य है, ये कह रहे होते हैं आप। और चूंकि वो उस वस्तु के कब्जे में है, अर्थात उस वस्तु से संबंधित एक स्थिति में है, इसलिए उसकी इस स्थिति का लाभ कानून उसे प्रदान करेगा, अर्थात उस वर्ग के तथ्यों में। अगर आप कोई हस्तक्षेप करोगे तो कानून संरक्षण उसे देगा। आप वस्तु के कब्जे में हो, इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि हम वस्तु के संबंध में एक स्थिति में हैं, और उस स्थिति में होने के कारण एक वर्ग के समस्त तथ्य, समस्त अधिकार, तथ्य कह लो, अधिकार कह लो, वो हमें प्राप्त हो, ये कह रहे होते हो आप, ठीक है। लेकिन ये अधिकार काहे से संबंधित है? ठीक है, वस्तु से संबंधित है या व्यक्ति से संबंधित है? व्यक्ति कौन है? कोई भी हो सकता है, मानव प्राणी और गैर मानव प्राणी, जो अधिकार और कर्तव्य धारित करने लायक है। कानून ने जिसे सामर्थ्य दी है अधिकार और कर्तव्य धारण करने की, वही व्यक्तित्व है, वही व्यक्ति है। यानी व्यक्तित्व भी एक अमूर्त संकल्पना है जो कानून प्रदान करता है। व्यक्ति को, मानव प्राणी को भी दे सकता है और गैर मानव प्राणी को भी दे सकता है। यह है पर्सनालिटी। तो कहता है, होम्स कह रहे हैं कि जब आप कहते हो कि हम अमुक वस्तु के कब्जे में हैं, तो इनफैक्ट जो आप कह रहे होते हो, क्योंकि वो तो रियलिस्टिक है ना, तो इनफैक्ट जो आप कह रहे होते हो वो ये कह रहे होते हो कि अमुक वस्तु के संबंध में एक वर्ग के जितने अधिकार हैं या जितने तथ्य हैं वे मेरे संबंध में सत्य हैं, अर्थात वे अधिकार मुझे प्राप्त हैं, और मेरी इस वस्तु के संबंध में एक स्पेशल सिचुएशन है, एक स्थिति है, और मेरी इस स्थिति के कारण कानून हमें लाभ ये देगा, अर्थात आप मेरे अधिकारों में हस्तक्षेप करोगे तो कानून हमें संरक्षण ये देगा, ये कह रहे होते हो आप। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जो अधिकार आपके संरक्षित कर रहा है कानून, आपकी दशा और आपकी स्थिति के कारण, वे अधिकार आपके उस वस्तु से संबंधित हैं जिस पर आप भौतिक नियंत्रण बनाए हुए हो। भौतिक नियंत्रण बनाए हुए अर्थात जिसके संबंध में एक वर्ग के समस्त तथ्यों के सत्य होने का या कुछ अधिकार प्राप्त होने का कथन आप कर रहे हो। यह अधिकार आपको वस्तु के संबंध में है, ठीक है, और वस्तु के संबंध में अधिकारों का संरक्षण यह कानून करेगा।
अर्थात वस्तु को जब तक कोई तोड़ेगा फोड़ेगा नहीं, वस्तु को कोई आप लेगा नहीं अपने, ठीक है, कब्जे में, तब तक कानून आपको संरक्षण नहीं देगा। क्या ये कह रहे हो आप, या ये संरक्षण आपके व्यक्तित्व को, और अगर आपके व्यक्तित्व को है, ठीक है, तो फिर वस्तु आपके भौतिक नियंत्रण में न रहे, अर्थात कोई आपके भौतिक नियंत्रण से ले इस वस्तु को, तो कानून आपको संरक्षण नहीं देगा। इनफैक्ट सिचुएशन क्या है, तो होम्स कहते हैं कि अगर वस्तु व्यक्ति के भौतिक नियंत्रण में है, तो यह संरक्षण वस्तु और भौतिक नियंत्रण बनाए रखने की जो उसकी इच्छा है, दोनों को प्राप्त होगा, दोनों को। और इससे एक बात विवक्षित रूप से सत्य है कि यानी वस्तु अगर भौतिक नियंत्रण में नहीं है, वस्तु अगर भौतिक नियंत्रण में नहीं है, तो व्यक्तित्व को संरक्षण है, अर्थात ये जो नियंत्रण बनाए रखने की इच्छा है, इसको संरक्षण है। यानी होम्स दोनों को संरक्षण की बात कर रहे हैं और परिणाम के आधार पर कब्जे की व्याख्या कर रहे हैं। और परिणाम के आधार पर कब्जे की व्याख्या अर्थात वो कब्जे को एक ऐसा हक मान रहे हैं जिसके आधार पर कानून संरक्षण देगा आपको, ठीक है। इसके बाद कांट ने परिभाषा की, हीगल ने परिभाषा की। हीगल कहता है कि ये निरपेक्ष इच्छा है व्यक्ति की, ठीक है। हीगल कहता है कि स्वतंत्र इच्छा, इसका निरपेक्ष संपादन यही कब्जा है। स्वतंत्र इच्छा, इसका निरपेक्ष संपादन, किसी के सापेक्ष नहीं, मेरी मर्जी, जो वस्तु मेरे कब्जे में है उसके संबंध में हम अपनी स्वतंत्र इच्छा का निरपेक्ष संपादन करेंगे, किसी के सापेक्ष नहीं। किसी सापेक्ष और निरपेक्ष हमने आपको फर्क बताया था। दूसरे के बिना जिसका अस्तित्व न हो वो सापेक्ष है, और दूसरे से स्वतंत्र जिसका अस्तित्व हो वो निरपेक्ष है। कब्जा अगर सापेक्ष माना जाएगा तो जब तक दूसरा हमारे कब्जे में हस्तक्षेप नहीं कर रहा, तब तक कब्जे की कोई संकल्पना अस्तित्व में आएगी नहीं। हीगल कहता है स्वतंत्र इच्छा का निरपेक्ष संपादन है, यानी कोई मेरी अगर सापेक्ष मानने कब्जे को सापेक्ष मानेंगे तो कब्जा एक नकारात्मक संकल्पना बन जाएगी, अर्थात कब्जे का महत्व उसी दशा में होगा जब कोई हस्तक्षेप करेगा। और कब्जा एक सकारात्मक संकल्पना है, कोई हस्तक्षेप न करे तो भी हम अपने कब्जे की वस्तुओं को अपनी मर्जी से इस्तेमाल तो करते ही हैं। तो कब्जे की डेफिनेशन नकारात्मक नहीं सकारात्मक होनी चाहिए। इसलिए हीगल क्लासिकल तौर पर, शास्त्रीय तौर पर उसमें कोई त्रुटि नहीं छोड़ता, कोई गलती नहीं छोड़ता, और सकारात्मक परिभाषा देता है कि कब्जा क्या है, स्वतंत्र इच्छा का निरपेक्ष संपादन। कोई कहे न कहे, मेरी स्वतंत्र इच्छा, हम अपने कब्जे की वस्तु का जो चाहे उपयोग करेंगे। कांट परिभाषित करता है, कांट कहता है कब्जा न नियंत्रण है, न नियंत्रण बनाए रखने की इच्छा, बल्कि एक स्वतंत्र इच्छा है। कब्जे के रूप में एक इच्छा अभिव्यक्त की जाती है, किसके द्वारा, कब्जाधारी के द्वारा, किसके, वस्तु के प्रयोग के संबंध में। कब्जा स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त इच्छा है जो दूसरों से अपना सम्मान चाहती है, जो दूसरों से अपना सम्मान चाहती है। और यह इच्छा उस सार्वभौम इच्छा के अलावा, जो सार्वभौम इच्छा राज्य के द्वारा व्यक्त की जाती है कानून के तौर पर, इस सार्वभौम इच्छा के अलावा किसी के सामने समर्पण नहीं चाहती। कब्जा ऐसी एक स्वतंत्र इच्छा है, ठीक है। तो हीगल और कांट इसे इच्छा मानते हैं, ठीक है। आपका सेबिनी इसे क्या मानना है, नियंत्रण, भौतिक नियंत्रण और नियंत्रण रखने की इच्छा। और सेबिनी यह भी कहता है कि चूंकि मानव को अगर व्यक्तित्व दिया गया, क्योंकि मानव व्यक्तित्व लेकर जन्मेगा ये तो है नहीं,
मानव पागल के रूप में जन्मा तो व्यक्तित्व थोड़ा ही होगा, व्यक्तित्व तो कानून द्वारा दिया गया। तो आपका ये जो है सही नहीं, ये कहता है कि कब्जा चूंकि मानव व्यक्तित्व को अर्थ देता है, अगर मानव को व्यक्तित्व कानून ने दिया तो कब्जे के आधार पर, कब्जा चूंकि वो स्वतंत्र इच्छा से प्रयोग करेगा तो व्यक्तित्व क्या है जिस पर अधिकार और कर्तव्य है, ठीक है। तो व्यक्तित्व को अर्थ चूंकि कब्जे नामक अधिकार से मिलता है, इसलिए कब्जे का संरक्षण कानून करता है ताकि मानव व्यक्तित्व का संरक्षण हो, मानव व्यक्तित्व का संरक्षण हो सके। लेकिन ये इस बात पर भी सभी की आलोचना होती है कि कब्जे का संरक्षण शांति की स्थापना के लिए किया जाता है, न कि व्यक्तित्व के संरक्षण के लिए। मानव व्यक्तित्व के संरक्षण के लिए कब्जे का संरक्षण नहीं होता, शांति की स्थापना के लिए होता है। तो आपका ये कब्जे के डेफिनेशंस हैं, ठीक है। जस्टिफिकेशन, इसके अलावा कब्जे को डिफाइन इयरिंग ने भी किया है। इयरिंग ने कहा कि कब्जा क्या है, ठीक है, ये एक ढाल है और ये रक्षणात्मक स्वामित्व देता है, क्योंकि स्वामित्व अल्टीमेटली एक राइट है या बंडल ऑफ राइट्स है, ठीक है। तो इयरिंग कहता है ये रक्षणात्मक स्वामित्व, रक्षणात्मक स्वामित्व अर्थात कब्जा अगर आपके पास है तो स्वामी के अलावा आपसे कोई उस वस्तु को नहीं ले सकता, क्योंकि कोई और नहीं ले सकता। इसलिए रक्षणात्मक स्वामित्व, ये रक्षा का अधिकार आपको दे देता है, ठीक है। इयरिंग रक्षणात्मक स्वामित्व के रूप में इसे परिभाषित करता है। अब जो मुख्य परिभाषाएं कब्जे की बची वो सामंड की है, कीटन की है, पोलक की है, ये मुख्य परिभाषाएं बची हैं। 3 परिभाषाओं पर कल बात करेंगे और रोमन लॉ में कब्जे को किस रूप में माना है, अंग्रेजी लॉ में कब्जे को किस रूप में माना है, इस पर कल चर्चा करेंगे। और कब्जे की संरक्षण के जस्टिफिकेशन क्या है, कब्जा संरक्षित क्यों किया जाए, इस पर कल बात करेंगे। फिर कब्जे के प्रकार वगैरह आ जाएंगे जो कि बेहद आसान है, बता देंगे 1-2 दिन में, कोई दिक्कत नहीं।